देखिए, जो जहर के जो खेती बोई है वो जहर की खेती काटनी भी पड़ेगी ना। जो बीज डाले इस धरती में, जातिवाद का जो जहर फैलाया पिछले 70 वर्षों में, खास तौर पे कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और इसका मैं विरोधी हूँ। हमें ब्राह्मणों को या किसी जाति को, पर्टिकुलर जाति को बाहर नहीं करना है। हमें इस देश से जो जहर के ऊपर जो एक संविधान है उनका, जो आचार संहिता है, जो मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित उनकी मनुस्मृति है, उसको भारत से बाहर करो, उस विचारधारा को देश से बाहर करो। उसके विरुद्ध मनुवाद, भारत छोड़ो, इसका नारा हमें देना पड़ेगा। हमें किसी जाति के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। देखिए, जो जहर के जो खेती बोई है वो जहर की खेती काटनी भी पड़ेगी ना। जो बीज डाले इस धरती में, जातिवाद का जो जहर फैलाया पिछले 70 वर्षों में, खास तौर पे भारत की आज़ादी के बाद और भारत का संविधान लागू होने के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद जब एक महान संविधान लागू हुआ और उस संविधान में कहा बाबा साहब ने कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना उसमें जाति थी, ना धर्म था, ना समुदाय था, ना क्षेत्र थी, ना भाषा था। और उसमें जो प्रेम्बल में जो बाबा साहब ने जो भारत के संविधान को 4 महान पिलर पे खड़ा किया, जिसमें सबको इक्वल न्याय, सबको स्वतंत्रता, सबको समानता और सब बंधुता के साथ रह करके भारत को एक अखंड भारत बनाएंगे, एक मैसेज बाबा साहब ने दिया। तो उसके बाद इस देश पे वो लोग जो कि एक छत्र राज करते थे पिछले 5000 वर्षों से, उनको लगा कि भाई अब तो ये जो जिनको हम अपने पैदाइशी अछूत मानते थे, कमज़ोर मानते थे, महिलाओं को जो इनको हम वस्तु की चीज़ मानते थे, अपने उपभोग की जो चीज़ मानते थे, जिनको जिंदा जला देते थे, मरने के साथ अपने साथ ही मार दिया करते थे, तो वो तमाम लोग अब खड़े होकर के, अब शिक्षा प्राप्त करके अब हमारी बराबर आएंगे। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, वो भी राजा बनेंगे, यहाँ मंत्री, प्रधानमंत्री, संतरी बनेंगे। वो हमने नहीं लिखा है, वो हमने नहीं लिखा, आज उन्होंने ही लिखना पड़ा, उनको खुद लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने खुद लिखा है। क्योंकि जब आज जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और इसमें जो भारी डिफीट हुई है मनुवाद की, आप देखिए ये जो 3 राज्य आए, इसमें तीनों मनुवादी पार्टियां एक राज्य जीती हैं तिकड़म लगा के, और 2 राज्य हारी हैं। मनुवादी है, बिल्कुल मनुवादियों बड़ी बहन है। मैं तो कहता हूँ मनुवादियों की बड़ी बहन है, और बीजेपी मझली बहन है, और लाला केजरीवाल वो तीसरी छोटी बहन है। जितनी भी पार्टियां अपने चरित्र में बाबा साहब के संविधान में भी जो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं, जो लड़ना अभी शुरू कर रहे हैं, उनको एक नया भारत के लिए एक नई राजनीति बनानी पड़ेगी, नई राजनीतिक दिशा बनानी पड़ेगी। देखिए, इस देश के जो SC STs के साथ साथ जो इस देश के माइनॉरिटी हैं वो भी चले गए हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। लेकिन जब आप इस देश के नागरिक हैं तो ब्राह्मण नागरिक नहीं है क्या इस देश? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, मैंने तो कल भी कहा था कि मैं जातिवाद का घोर विरोधी हूं, और मैं इस शब्द का कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और इसका मैं विरोधी हूं। हमें ब्राह्मणों को या किसी जाति को, पर्टिकुलर जाति को बाहर नहीं करना है। हमें इस देश से जो जहर के ऊपर जो एक संविधान है उनका, जो आचार संहिता है, जो मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित उनकी मनुस्मृति है, उसको भारत से बाहर करो, उस विचारधारा को देश से बाहर करो। उसके विरुद्ध मनुवाद, भारत छोड़ो, इसका नारा हमें देना पड़ेगा। हमें किसी जाति के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, क्योंकि सब नागरिक हैं। बाबा साहब ने कह दिया 26 जनवरी 1950 से पहले जो इस देश में थे वो सब इस देश के नागरिक हैं। आप नागरिकता का पढ़ो ना, इसका जो दूसरा हमारा पार्ट है संविधान का, पहला पार्ट है हमारे संघ का। कोशिश कर तो रही है समानता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं आप लोग, उसका भी विरोध करने लग जाते हैं। नहीं, देखिए वो तमाम जितने भी लोग हैं, जो पहले होना चाहिए था इस देश में, लेकिन गलत तरीके से उसको कर रहे हैं। जो पहले होना चाहिए संविधान में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वहाँ प्रावधान है। और उस समय जब बाबा साहब ने जब महिलाओं को, इस देश की महिलाओं के लिए जब बनाया था हिंदू कोड बिल, तब इन्हीं लोगों ने विरोध किया था, इन्हीं के पूर्वजों ने विरोध किया था। उसमें यह था तमाम महिलाओं के लिए शादी, ब्याह, तलाक और जायदाद में प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी के लिए उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हर एक धर्मों पे लागू हो, हर एक धर्म की महिलाओं पे लागू हो, हर एक धर्म के लोगों पे लागू हो। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोड़ा गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। उसमें सिर्फ शादी, ब्याह, तलाक और जमीन जायदाद में हिस्सेदारी का मामला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। तीसरी बात ये कि अब जो बाबा साहब ने यहाँ कंट्राडिक्शन हो रहा है, जो बाबा साहब ने संविधान की इंडिपेंडेंट आज़ादी का, जो धर्मों की आज़ादी का जो प्रावधान किया है मूल अधिकार में आर्टिकल 25 में, अब वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे शादी, ब्याह और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तो हमारे धर्म का हिस्सा है। अब धर्म के हिस्से को आप कैसे करोगे, तो इनको बताना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए जनता को भी और माइनॉरिटियों के नेताओं को भी
भी शामिल करना चाहिए कि ये धर्म पे कुठाराघात नहीं है, ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तमाम महिलाओं के अधिकारों की बात है, एक कानून में लाने की करने बात। लग गए यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देखिए वो धर्म का मामला है, वो कह रहे हैं कि पहले भी उसका भी हुआ था, 3 तलाक वाला जो सिस्टम हुआ था उसके विरुद्ध भी हो रहा था। अब जब से एक महिलाओं को देखिए कहीं ना कहीं पर हमें सोचना पड़ेगा कि पूरे देश की महिलाओं को एक जैसा शादी ब्याह में एक जैसा तौर तरीका कानून लागू हो उनकी शादी ब्याह पर, तो आप उनके तलाक पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का देखिए मैंने भी पढ़ा नहीं है बिल, क्योंकि मैंने अभी देखा है, मैंने कल उसको खूब अच्छे से चेक किया, लेकिन बिल मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। बिल मीना साहब ने उसको पेश किया है, अब उस बिल को देखना पड़ेगा। उसके समर्थन में 68 वोट पड़े उसको पेश करने के, और उसके विपक्ष में 28 वोट पड़े हैं। लेकिन वो सिविल जो वो मामला सिविल कोड का पूरा बिल मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर इसमें शादी ब्याह, तलाक, एक जैसी तलाक की व्यवस्था और तमाम महिलाओं को जमीन जायदाद में इक्वल राइट की अगर व्यवस्था है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, धर्म को कोई आघात पहुँच रहा है या कोई किसी रिलीजन को अगर दिक्कत हो रही है और इसमें महिलाओं के अधिकार मारे जा रहे हैं तो मैं उसका विरोध करता हूँ। महिलाओं के अधिकार के पक्ष में तो बाबा साहब भी थे ना, राम बाबा साहब के अनुयायी हैं। नहीं बिल्कुल, मैं तो समर्थन में हूँ। जैसा मैंने पढ़ा अभी तक, जितना मुझे मिला है कि शादी ब्याह, महिलाओं की शादी ब्याह, तलाक और ये जमीन जायदाद से मामला जुड़ा हुआ है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें दिक्कत उनको है कि जो अपने अपने धर्मों में सुप्रीम बने हुए हैं, महिलाओं को हर धर्म में कमजोर समझा जाता है, महिलाओं को उनको वो की वस्तु समझा जाता है और महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है। अगर इस सिविल कोड से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर महिलाओं को एक जैसी कानूनी व्यवस्था, प्रोटेक्शन मिलता है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। आपने कहा कि रिलीजियन अगर किसी को आपत्ति है तो हमें आपत्ति है, लेकिन जो मुस्लिम है इसको बहुत पहले से विरोध करता आ रहा है। नहीं देखिए, वो विरोध दूसरे तरीके का है। वो तरीके का इसका कि किसी का अधिकार अगर मारा जा रहा है महिलाओं का, अगर आपके अधिकार में, जैसे ओबीसी साहब कहते हैं, जो उनका निकाह का मामला है उसमें जो वो मेहर की राशि रखते हैं, अगर कोई तलाक देता है तो उसको तमाम उसके जो मेहर की राशि उसको मिलती है, उसको प्रोटेक्शंस मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं उनके हिसाब से। जो उनका निकाहनामा जो होता है उसका एक अपने आप में एक कायदा कानून होता है, जिसको कि कोर्ट में जहाँ 5 साल लगने, वहाँ पर वो 6 महीने में ताबड़तोड़, जिस तरह ताबड़तोड़ तलाक देते हैं वैसी ताबड़तोड़ उन महिलाओं को उनके अधिकार भी मिलते हैं। तो उसमें क्या है कि जहाँ पर जो महिलाओं को, जो इस्लाम में जैसे कि उनमें एक बहुत सारी गलत व्यवस्था है कि जो वो शादीशुदा महिला है वो दोबारा से शादी करने में उसको कई सारी अड़चने हैं, वो किसी दूसरे से शादी करेगी, फिर दोबारा से वो अपने पति शौहर के पास वापस जा सकती है अगर उनका सहमति बनती है तो जो गलत तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं धर्मों में, जो पुरानी है, पुरातन है, जब महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता था, महिलाओं को गुलाम समझाता था, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं थे, अगर उस समय की व्यवस्था, अगर कुरीतियों को ख़त्म किया जा रहा है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। मगर ये ध्यान रखे सरकार की मूल अधिकार, जो संविधान में मूल अधिकार है हर एक धर्मों के इंडिपेंडेंट, उनको वो सुरक्षित रखे, उनकी भावनाओं को, उनकी कदर करे और सबको इन्वॉल्व करो ना। आप सारे मौलवियों को बुलाओ, सारे तमाम जितने भी हैं जो अपने माइनॉरिटी धर्म के लोग हैं उन सबको, मुख्य लोगों को बुलाओ और जनता से भी उस पर रेफरेंडम कराओ कि उसमें रेफरेंडम क्या है, उसके बाद करो जिससे आपके ऊपर बात ना आए। तो मैं उसका तो समर्थन करता हूं। अगर संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में नहीं है तो मैं उसका विरोध करता हूं। अभी मेरे को वो पूरा बिल, मेरे को कॉपी मिली नहीं है, मैं उसको पढ़ूंगा। देश में इतनी असमानताएं हैं तो कैसे लागू हो सकता है ये? नहीं, देखिए कानून तो बनते हैं, कानून तो बनते हैं, एक से एक अच्छे कानून भी बने, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। जैसे SC ST एक्ट बना, वो इतना बढ़िया कानून था कि उससे अगर छुआछूत को और जातिवाद को कहीं बहुत हद तक अबोलिश किया जा सकता था, अगर उसको ठीक से लागू कर दिया जाता तो अगर देश में वो इम्प्लीमेंट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब देखिए जैसे रिजर्वेशन का जो आर्टिकल 16(4) में है, अगर रिजर्वेशन इस देश में अगर सरकारें ठीक से लागू कर देती तो आज इस देश के अंदर रिजर्वेशन नहीं होता, ऑटोमेटिक खत्म हो गया होता। क्योंकि रिजर्वेशन क्या कह रहा है, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत कर दो जिनको हजारों वर्षों से ना शिक्षा का अधिकार था, ना उनको योग्यता के हिसाब से रोजगार का अधिकार था, तो उनको अपने अपने पैरों पे खड़ा कर दो। एजुकेशन और फॉर ऑल जो आर्टिकल 21A में है, और सबको एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, तो ये सब कर दो, अपने आप रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे। मगर जो आपने जो अपर कास्ट लोग थे उनको भी आपने बेरोजगार कर दिया, आपको EWS का 10% रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस देश में पिछले 73 सालों में जो सरकारें आई उनकी नीतियां बिल्कुल खराब थी। आपने जो कमजोर थे उनको ताकत देने की बजाय जो ताकतवर थे उनको भी आर्थिक कमजोर कर दिया।